फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं ईवीएम पर उठे विवाद की। दरअसल 22 अपोजिशन पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से ईवीएम के बारे में शिकायत की है और उनको इस बात का शक है कि ईवीएम के साथ टेम्परिंग हो सकती है। वंदना सिंह जी हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी की। वंदना सिंह जी, स्पेसिफिक कंप्लेन की बात की जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि भेड़ चाल में आप भी चल दिए, क्योंकि टीडीपी को लग रहा है वो हार जाएंगी, वो बार बार इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू धरना देने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस भी उसी रट में चली जा रही है, क्योंकि एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार फिर से वापस आ रही है। अगर आपकी वाकई कोई जेन्युइन कंप्लेन है तो उसको आप इलेक्शन कमीशन से एड्रेस कर सकती हैं, लेकिन आपके पास भी कहने के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं है कि ईवीएम के साथ टेम्परिंग हो सकती है। देखिए दीपक जी, लोकतंत्र में जनमत का सम्मान है, हम सब उसका सम्मान करते हैं और जनमत ईवीएम से ही मिल रहा है। लेकिन अगर कहीं धुआं उड़ रहा है तो आग तो कहीं लगी हुई है, ऐसे तो धुआं नहीं उड़ सकता है। कई जगह ऐसे सूचना आई है ईवीएम की। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। अभी आप देख ले, मैं पढ़ रही थी वहां बस्तर में, छत्तीसगढ़ में ईवीएम स्ट्रांग रूम से 3 लड़के पकड़े गए हैं। वहां पर तो अर्चना जी की सरकार है, लैपटॉप के साथ कांग्रेस की सरकार है। नहीं, मुझे पूरा करना है। इंटरनेट से ईवीएम का कोई कनेक्शन नहीं होता। हरियाणा में ऐसा हुआ है कि ट्रक जा रही थी ईवीएम के साथ, उसको लौटाया गया। बस्तर में आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश की बात बघेल जी की सरकार है। कमीशन है साहब, इलेक्शन कमीशन काम तो डीएम को ही करना है। अर्चना जी आपकी जानती है, काम तो डीएम को ही करना है। अधिकारी तो आप फिर वो डीएम जो है उत्तर प्रदेश में लेटर निकाल रहे हैं कि साहब कोई भी कांग्रेस का या अन्य पार्टी का प्रतिनिधि हो एआरओ के सामने नहीं बैठेगा। इलेक्शन कमीशन से हमने जाकर के इसको अपील किया तो उन्होंने कहा हमने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं निकाला। तो मुझे बताइए, ईवीएम स्ट्रांग रूम से बाहर जा रही है तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है रिजर्व ईवीएम। क्यों है रिजर्व ईवीएम वहां पर? उसका जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। उसके अलावा आप एक प्रश्न कर रहे थे, एक लीगल रिकॉर्ड ले लीजिए ना। अगर चुनाव आयोग आपकी बात चुनाव आयोग नहीं सुन रहा है तो आप लीगल रिकॉर्ड ले लीजिए, सुप्रीम कोर्ट से चले जाइए। ईवीएम पर एक नंबर होता है और उस नंबर को टैली करते इंसानों का क्लोन बन गया, ईवीएम का नहीं बन सकता क्या? अगर आपको किसी प्रकार की अपारदर्शिता को अंजाम देना है तो वो भी संभव है, और वो इसलिए संभव है इतना सब सबूत मौजूद है, इतना शक और शुबा मौजूद है। आप चुनाव का बॉयकॉट करते, आप जीत कर अगर कहते हैं कि हम ये जीत मंजूर नहीं है, हत्या होने देते और लोग जब हारती है तो आप सीधे आप कहते क्यों नहीं? आप कहिए राहुल गांधी फेल हो गए, प्रियंका गांधी फेल हो गई। क्या ये बेहतर नहीं होता कि जीत कर भी कुर्सी छोड़ दे और उसके बाद कहते हैं कि हमें यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनके जहन चलिए जनता क्या सोचती है जरा ये भी जान लेना। कौन होगा अगला प्रधानमंत्री, कौन होगा, इसके लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल ये जरूर कर चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से ईवीएम को लेकर, चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, उसे लेकर जनता क्या कुछ सोचती है? क्या कुछ आपको लगता है विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर ईवीएम की प्रक्रिया पर, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रही है? हार का डर है या फिर क्या? यदि मान लो कोई सवाल उठा रहा है तो चुनाव आयोग को उनकी बात माननी चाहिए। यदि किसी की कोई शिकायत है तो पूरी करने में मेरे हिसाब से कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। ऐतराज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला सबीना जल्दी से क्विकली आगे चाहेंगे आपके सवाल आगे जी। मेरा सवाल जफर भाई से है। जफर भाई, अभी जैसा आपने माना कि 2009 में और 2010 में, जैसा कि दीपक जी ने कहा कि GVL नरसिम्हा राव जी ने अडवाणी जी शिकायत की थी, वो उस समय विपक्ष में थे। अब विपक्ष की 22 पार्टियां यदि सवाल करती हैं तो ये देश मान्यताओं के आधार पर चलता है। यदि पब्लिक परसेप्शन ये चल रहा है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो हमको स्टूडेंट कहते हैं कि मोदी और शाह की जोड़ी कुछ भी कर सकती है और जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो क्या ये अच्छा नहीं हो कि इतने बड़े 2 नेताओं की विश्वसनीयता भी बनी रहे, आपकी पार्टी भी? आप इस चीज को, संदेह को दूर करने में क्या लूज कर रहे हैं? जीत भले सवाल क्रेडिबिलिटी का है यहाँ पर। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का है सवाल है, भारतीय जनता पार्टी इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही है। इसी इलेक्शन कमीशन का मामला है, सुप्रीम कोर्ट का मामला है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी सुप्रीम कोर्ट करे वो ठीक है। जो हमें इलेक्शन कमीशन की बात हर तरह से हम मानने के लिए तैयार है। अगर इलेक्शन कमीशन कहता है 50% करो, हम उसमें भी तैयार है। हमने तो कोई, लेकिन जिस तरह से इलेक्शन कमीशन के ठुकराने के बावजूद जिस तरह से 22 पार्टियां और इस तरह की कह रही है खून खराबा करेंगे, अगर इनको इतनी तकलीफ थी तो पहले ही सरकार नहीं बनाते ना।
की खड़े हो जाते हैं, उसके बाद इलेक्शन करेंगे। दूसरी बात आपको लग रही है आपकी पार्टी में बड़े बड़े दिग्गज वकील आपको मौजूद हैं। अधिकार है पिटीशन देने का इलेक्शन कमीशन को, आपने क्यों नहीं पिटीशन दिया? चलिए, आपने क्यों नहीं लीगल कोर्ट अपनाया? गीता बताइए ना, जी, जब यहाँ तक पर जवाब सवाल दीजिए। जो आ रहा है बिना एक मिनट, गीता जी से मैं एक सवाल लेना चाहूंगा। अनिर्बान भाई भी खड़े हुए हैं। गीता जी, मेरा सीधा सवाल है, सवाल यहाँ पर क्रेडिबिलिटी का आ रहा है। जफर भाई, सवाल यहाँ क्रेडिबिलिटी का आ रहा है, तो क्यों ना भारतीय जनता पार्टी भी 23वीं पॉलिटिकल पार्टी बन जाए, खुद इलेक्शन कमीशन जाए और ये कहे कि आइए बैठकर इस मामले को हल करें, और चुनाव आयोग से कहे कि अगर इनकी शिकायतें हैं तो पूरे देश में एक डेमो दिखाया जाए, जैसे हैकाथॉन आपने पहले करवाई थी। तो क्यों नहीं बीजेपी इस बात को लेकर आगे जाती है? जनता की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, जो बात आप कह रहे हैं वो बात किया गया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बुलाया, सभी पॉलिटिकल पार्टी को आमंत्रित किया, इनवाइट किया कि आप आइए और बताइए कि इसमें क्या खामी हो सकती है, हम उसको सुधारने के लिए तैयार है। क्या ये गए थे? पूछिए, मैं सबसे। अर्चना जी, क्यों नहीं गए थे? बताइए, क्यों नहीं गए थे? क्यों नहीं गए थे? आप इलेक्शन कमीशन की हैकाथॉन में क्यों नहीं गए थे? लंदन जा सकते हैं, लेकिन अपने देश में जब चुनाव आयोग बुलाता है तब नहीं आ सकते। फिर मैं सवाल कर लेता हूँ, देखिए एक सवाल और कर लेता हूँ, फिर आप जवाब दें, मैं चुप खड़ा रहूंगा। कल का वीडियो दिखाइए एक टेलीविजन चैनल पे, इनके प्रवक्ता थे और समाजवादी के पार्टी के प्रवक्ता थे, कह रहे हैं हमारे पास इंजीनियर नहीं थे। ये मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ कल के। अगर आप मैं इंजीनियर देने के लिए तैयार हूँ, अगर आप चाहते हैं इंजीनियर दूंगा, लेकिन आप कहते तो सही, आप इलेक्शन कमीशन के पास कहते मेरे पास इलेक्शन की टेक्नीशियन की बात नहीं है। मुझे संशय है, मैं एक लोकतांत्रिक देश की नागरिक हूँ, जनता की भावना। अरे सुनिए ना मेरी बात, तो मैं यदि एक संवैधानिक साहब, आप क्यों नहीं मान लेते 50% वीवीपैट की पर्चियों से मिलान की बात? आडवाणी जी की और सुब्रमण्यम स्वामी आप मान लीजिए ना, चलिए ये नहीं गए, इनके पास इंजीनियर नहीं थे, आप तो जीत रहे हैं और बहुमत से जीत रहे हैं, तो आप मान लीजिए। राष्ट्रपति जी ने भी कह दिया है, आप उनको भी नहीं मानते क्या? मैं कहा कह रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि उसका समाधान होना चाहिए। ये संशय कांग्रेस का नहीं, 22 पार्टियों का नहीं, इस देश की जनता का उसका समाधान होना चाहिए। ठीक है, समाधान होना चाहिए। आप टीएमसी की तरह, ठीक है, माना एक इशू को लेकर कंट्रोवर्सी हो गई है, आपका क्या सुझाव है कि इसी फोरम पर इस जनता के सामने इसका एक हल निकल जाए, एक आइडिया? लेकिन सबसे ज्यादा सवाल तो पश्चिम बंगाल में खुद ममता बनर्जी की कानून व्यवस्था पर लगा। निर्माण ममता बनर्जी भी 2 बार जीती है उसी ईवीएम के सहारे, इनको भूलना नहीं चाहिए। देखिए भैया, 2014 में मोदी जी को 31% वोट मिला था, 69% अगेंस्ट में गया था, तो क्या 69% इस देश में नहीं है? नहीं, मेरा बात सुनिए ना, मेरा बात सुनिए। 69% का जो ओपिनियन है उसका कोई मायने है या नहीं? और आपका वोट, अगर किसी को प्रश्न लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है, आपको तो जब इलेक्शन कमीशन ने बुलाया था तब आप उस हैकाथॉन में क्यों नहीं गए? आपने चैलेंज क्यों नहीं किया? आपने क्यों नहीं बताया कि ईवीएम टेम्पर करी जा सकती है? मैं आपको क्रिकेट मैच में इनवाइट करता हूँ, कहता हूँ कि आप बैट बॉल मत लाओ, पर आपको परिपक्वता दिखाइए। एक बात बता दीजिए अनिर्बान मुझे, जनता के सामने जरा एक बात बता दीजिए अनिर्बान, सारे राजनीतिक दलों को जवाब दिया जाता है, मैंने आपकी बात मान ली, तो क्या ममता बनर्जी 2 बार मुख्यमंत्री बनी, इस पर भी संशय होना चाहिए, क्योंकि ईवीएम तो वही थी। अगर किसी को संशय है ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री होने पर ईवीएम में तभी धांधली हुई थी। देखिए इलेक्शन कमीशन को प्रॉब्लम क्या है? अगर संशय है वो मैं गीता जी का जवाब लूं उससे पहले जनता के सामने एक सवाल रख रहा हूं। इलेक्शन कमीशन ने 1 साल पहले लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया था, ये कहा था कि ये रखी है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, अगर आप इसको टेम्पर कर सकते हैं तो ये हम हैकाथॉन कर रहे हैं, आपको चुनौती है, किसी को भी ले आइए और इसको टेम्पर करने की कोशिश करिए। कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं गई, इस पर आपका क्या कहना है? सबीना राय लेगी। गीता जी, आप अनिर्बान का जवाब देना चाहती थी, दीजिए। आप में से कोई भी सवाल पूछना चाहता है उसको लेकर हाथ उठा सकता है। जी चौरसिया जी, बड़ी देर से प्रतीक्षा कर रही हूँ, कृपया थोड़ा समय दीजिएगा। देखिए 2-3 बातें मैं यहाँ रखना चाहूंगी। पहली बात कि ऐसा पहली बार नहीं है कि लोग 1000 से कम मतों से कहीं हारे हों। अभी मध्य प्रदेश में 1 दर्जन से ज्यादा ऐसी सीटें थी जहां 1000 से भी कम, कई जगह 500 से कम मतों से
जो है एक प्रत्याशी हार गए, तो क्या ये माना जाए कि वहां ईवीएम में कोई खराबी थी, इसके कारण ये हुआ? क्या उस समय जो विपक्ष में अब विपक्षी दल है मध्य प्रदेश में, क्या वो चिट्ठी लेकर जो है वो आयोग के पास गए कि जी ये जो जितने प्रत्याशी हारे हैं उनकी गलत तरीके से गणना हुई है? दूसरी बात कर ले लीजिए, दूसरे उस पर भी आएंगे। और सबसे मजे की बात, जो चंद्रबाबू नायडू जी टीडीपी के जो जगह जगह जा रहे हैं इस विषय को लेके, उन्होंने विपक्ष की आवाज नहीं होती है। मैं यही बता रही हूँ, सुन तो लीजिए। उन्होंने वेमुरू नाम के एक व्यक्ति को भेजा चुनाव आयोग, ये हमारा काम है, विपक्ष का काम है, ये जनता की आवाज है। हम ईवीएम आपकी तानाशाही से नहीं। और चौरसिया जी, 2009 में बीजेपी क्यों इस ताकत पर सवाल उठा रही थी, जरा ये भी बता दीजिए ना। चुनाव आयोग, अब आप कहानी न सुनिए, टाइम बहुत कम है, कहानी नहीं सुननी। गिराने के लिए गिरफ्तार किया गया था, और ऐसे व्यक्ति को प्रतिनिधि बना के, तो वो भी ट्रांसपेरेंसी को सुनिश्चित करने के लिए था। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं 100% जांच कर लो। आप इतना लंबा इलेक्शन चला सकते हो, लेकिन आप काउंटिंग के लिए कहते हो समय ज्यादा लग जाएगा। इतने दिनों तक जनता को चंद्रबाबू नायडू को जानते हैं, उनके विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है आपको यहाँ। चंद्रबाबू नायडू, सबीना आप आ जाइए, जनता के बीच आइए, सबीना जनता के बीच आइए, हाथ उठाइए, कौन बोलना चाहता है इस पर? हाथ उठाइए आखिर यहाँ पर। सबीना क्या सोचती है जी? मैम, मैं एक लॉ का स्टूडेंट हूँ। मैं विपक्षियों को ये बता देना चाहता हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन है वो एक निष्पक्ष कमेटी है, निष्पक्ष संस्था है। तो मैं यह पूछना चाहता हूं विपक्षियों से, जब राजस्थान के अंदर कांग्रेस को 100 सीटें मिलती हैं, जब गुजरात के अंदर 100 सीटें मिलती हैं, तो क्या उस समय ईवीएम हैक नहीं होती? जब केजरीवाल को 67 सीटें मिलती हैं, क्या उस समय ईवीएम हैक नहीं होती? जब 2004 के अंदर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जी बनते हैं, उस समय ईवीएम हैक नहीं होती? जब 2009 के अंदर प्रधानमंत्री जी, आडवाणी जी से जाके पूछो, यानी जब सब अपने मन मुताबिक होता है तब ईवीएम हैक नहीं होती, लेकिन जब बीजेपी सत्ता में आती है जल्दी से। देखिए मैम, चाणक्य जी ने कहा है कि जब विपक्ष एकजुट होकर राजा के खिलाफ खड़ा हो जाए तो इसका मतलब है कि राजा बहुत ईमानदार है। सेवक होता है। पहली चीज। दूसरी चीज आप क्या राजा सुनने गए थे? जिस तरह से आज आप लोग एक हुए हैं, चाणक्य के टाइम पर राजा ही होता था। अर्चना जी, चाणक्य के टाइम पर राजा बता रहे, पुरानी है ना, आपके आगे झुक जाता है। चाणक्य की सही बता रहे। राजा 2014 में 44 सीटों। ठीक है, आगे सबीना, आगे से एक सवाल, आगे से एक सवाल, सबीना आगे से, आगे से। जनता में जोश, और इसी जोश के साथ आप क्या कहना चाहते हैं? भाई बोल रहे थे राजा लोकतांत्रिक दिशा, पब्लिक सर्वेंट हैं, पब्लिक काम करते हैं। और कह रहा है कि भाई ने जो बोला कि लास्ट टाइम को भाजपा को 30 के अराउंड वोट मिले थे, इस बार 35 मिल जाएंगे, मेरा मानना है। तो 65 लोग ये वंदना जी बोल चुकी है। आगे आप कुछ कहना चाहते हैं सबीना? सवाल पूछ, आप अपना पॉइंट उठा सकते हैं जल्दी से। हैकाथलॉन को कोट कर रहे हैं, आप ये नहीं देखते, आप पूरी सरफेस वैल्यू पे उस चीज का आकलन कर रहे हैं। आप ये नहीं देखते कि उस हैकाथलॉन की क्या थी, रिस्ट्रिक्शंस थी। आप अपनी पार्टीज रैंडमाइज नहीं कर सकती थी मशीन को, कोई भी साइंटिफिक प्रोसेस के लिए रैंडमाइजेशन की जरूरत है। देखिए, आप एनालिसिस नहीं कर रही हैं, आप है ना एक बहुत ही सूक्ष्म आपकी सोच है नेशनलिज्म की। तो आप 2 मिनट चुप रहिए और मुझे बोलने दीजिए। आपका है ना, जब आप कोई भी साइंटिफिक प्रोसेस लेते हैं, गीता जी आपने बोला रैंडमाइजेशन होना चाहिए। मैं आज अगर 5 आपके सामने मशीन रख दूं, वो बिल्कुल सही होंगी और बाकी मशीन खराब होगी, फिर आप क्या कहेंगे? आप रेस्ट्रिक्शंस डालते हैं कि कोई इंजीनियर आप खुद के हिसाब से नहीं ला सकते। सीधा सा सवाल यही है कि जब आप जीत जाते हो तब कोई सवाल नहीं होता, जब सत्ता में मौजूद। चलिए, तो ये बहस जारी रहेगी हमारी कि क्या ईवीएम को लेकर मौजूदा सरकार को और ज्यादा निष्पक्ष तौर पर सामने आना चाहिए था। एक लाइन अगले 1 घंटे हम फिर ईवीएम की बात करेंगे। आपके दिमाग में जितने सवाल हो आप तैयार कर लीजिए। मैं चाहता हूं कि देश आज आप लोगों को सुने, क्योंकि इनको रोज सुनता रहता है, इसीलिए आप लोगों को सुने। आप अपने सवाल तैयार करिए और हम एक ब्रेक के लिए चले पन्ना। बिल्कुल, यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और यही सवाल आप लोगों के बीच लेकर आएंगे और दर्शकों के मन में भी जो संशय डाल दिया गया है उसे सुलझाने की हर पहलू और पक्ष से हमारी कोशिश रहेगी।